So welcome back everyone to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and we are doing chapter 4, that is Change and Development in a Rural Society of book 2 class 12 Sociology. Book का नाम है Social Change and Development in India. ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में एंड डेफिनेटली उनको देखिए. आपको पहले वो पार्ट्स समझने बहुत ज़रूरी है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट इस वीडियो का, पार्ट नंबर 3. तो अब बेसिकली हमें बताना है कि क्या क्या चेंजेस आए रूरल सोसाइटी में आफ्टर इंडिपेंडेंस. अभी हमने पीछे चैप्टर में देखा कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस से पहले क्या था सेटअप एक रूरल सोसाइटी का, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर टेक प्लेस कर रही थी. नाउ विल टॉक अबाउट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई. एंड आप देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स आए हैं. तो क्या उससे एक मैसिव चेंज आया है सोसाइटी में, कुछ बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुई है. सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इन दिस पार्ट. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी चेंजेस वर विटनेस्ड. तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. इंक्रीज इन यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर एज कल्टिवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव. अब आप देखते हैं कि एग्रीकल्चरल जो लेबर है उसका भी ज़्यादा यूज होने लगा, इंक्रीजमेंट हुई उनमें. क्यों? क्योंकि जो कल्टीवेशन थी वो ज़्यादा इंटेंसिव होगी. इंटेंसिव का मतलब ये है कि वो कमर्शलाइज्ड होगी. अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, अब बहुत कम प्रोडक्शन नहीं हो रही थी. एंड अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. शिफ्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कैश, ऑल्सो नोन एज मोनेटाइजेशन. पहले बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था, चीज़ें आपस में लोग एक्सचेंज करते थे, बट अब वही कैश में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप लोग मोनेटाइजेशन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल बॉन्ड्स बिटवीन फार्मर्स नोन एज बॉन्डेड लेबर्स. जो एक वो ट्रेडिशनल बॉन्ड था हम बोलते हैं, जिसमें एक बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर फंस जाता था डेप्थ में और उसको काम करना पड़ता था लैंड ओनर के यहाँ पर फ्री में. एंड वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि एक सोशल एविल था, वो भी अब खत्म हो चुका है. एंड इससे एक राइज ऑफ न्यू क्लास कॉल्ड एज फ्री वेज लेबर. फ्री वेज होती है जो कि लीगली एंड पॉलिटिकली फ्री है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो किसी के पास फोर्सिबली काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं, इट्स अपॉन देम. वो फ्री है, वो किसी के पास बंधे हुए नहीं है, वो बंधुआ मजदूर नहीं है. ठीक है, तो फ्री वेज लेबर का यहां पर हम देख सकते हैं कि राइज हुआ. द नेक्स्ट इज पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन. पहले तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है. व्हाट इज पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन? पैट्रोनेज का मतलब होता है एक सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट. ठीक है, जो एक इंसान देता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है या किसी भी संस्था को दे सकता है, इंस्टीट्यूशन को दे सकता है, कोई भी रीजंस की वजह से वो दे सकता है. इकोनॉमिकली वहां पर कुछ क्राइसिस हो गए हैं तो वो होता है पैट्रोनेज, हेल्प करना. ठीक है, वी कैन से दैट द सिस्टम बाय विच एन इंपॉर्टेंट पर्सन गिव्स हेल्प और अ जॉब टू समबडी इन रिटर्न फॉर हिज और हर सपोर्ट. और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब हम किसी के एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं, राइट, हम उसको यूज करते हैं जस्ट फॉर आवर ओन प्रॉफिट, राइट. एंड एक्सप्लॉयटेशन हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बुरी एक्टिविटी है. एंड जो भी इंसान किसी को एक्सप्लॉयट करता है वो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बुरा काम कर रहा है अपनी जिंदगी में. एक्सप्लॉयट इज मेनली यूज्ड इन अ नेगेटिव मैनर टू डिस्क्राइब टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ समवन, सो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर इस चीज को रेफर किया है जब हम किसी के एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं. So therefore, we are going to study patronage to exploitation in this section. The change in the nature of the relationship between landlords and agricultural worker was referred as a shift from patronage to exploitation. यहाँ पर बोला है कि जो एक रिलेशनशिप था किसके बीच में, एक लैंडलॉर्ड और एक एग्रीकल्चरल वर्कर के बीच में, उसको यहाँ पर बोला है patronage to exploitation. This term was coined by famous sociologist Jan Breman. Such changes took place in areas where commercialization, that is, where crops were grown to make profit in market. बोलने का मतलब है कि पहले तो ये टर्म दी गई थी, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट है जैन ब्रेमन,
उन्होंने इसको कॉइन किया था। एंड इसका मतलब है कि ऐसे चेंजेस उन एरियाज में हुए जहां पर हम देखते कमर्शलाइजेशन हुई है, जहां पर क्रॉप्स थे वो मार्केट में सेल होने के लिए गए ताकि प्रॉफिट आए। कमर्शलाइजेशन होता है जब ह्यूज क्वांटिटी में क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है एंड उसके बाद उनको सेल किया जा रहा है मार्केट में ना, ह्यूज क्वांटिटी मास प्रोडक्शन हो रही है एंड उससे सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो। Now coming on the next topic, commercialization of agriculture. Commercialization means when crops are grown for the purpose of sale in the market and profit making. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब क्रॉप्स प्रॉफिट के लिए और हम बोल सकते हैं कि मार्केट में सेल होने के लिए ग्रो किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसको कमर्शलाइजेशन बोला गया है। एग्रीकल्चर हैड बीन कमर्शलाइज्ड, फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड किया गया, फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो फार्मर्स का, प्रॉस्परस हो फार्मर्स, एंड ये हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। फाइन। In developed regions, more and more are engaging in commercialized farming, which stimulates economy and creates wealth. ठीक है, डेवलप्ड रीजन्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी है और स्ट्रांग होगी एंड उससे वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। दिस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स इनटू बिजनेस एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इससे फार्मर्स को हम बोल सकते हैं वाइड पर्सपेक्टिव में बहुत फायदा होता है एंड इट क्रिएट्स बिजनेस एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। वी शुड कीप इन माइंड दैट द process of commercialization is not a new one. It has been there during British time also. क्योंकि आप देखते हैं कि commercialization है वो एक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो ब्रिटिशर्स ने भी इसी इकोनॉमी को फ्लरिश किया, सपोर्ट किया है, तब से ही हम देखते हैं कि कमर्शलाइजेशन चली आ रही है। इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्प्रेड ऑफ चेंज rapidly increased as government promoted modern techniques to modernize agriculture. हाँ, वो अलग बात है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आप देखते ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये बहुत रैपिडली ग्रो हुई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मॉडर्न टेक्निक्स यूज की फार्मर्स ने एंड इससे एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज हुआ। The state invested in development of rural infrastructure such as irrigation, roads and electricity. This process transformed the rural society. आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट थी स्टेट, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव के इलाके हैं वो भी डेवलप हो, इरिगेशन एंड रोड्स के ऊपर भी काम किया एंड साइड बाय साइड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, ताकि हम बोल सकते हैं जो रूरल सोसाइटी है वो भी डेवलप हो, वो अंडर डेवलप्ड ना रहे। हालांकि अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस है इंडिया में, कंट्री साइड एरियाज है जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, वहां पर बेसिक एमिनिटीज अभी तक अवेलेबल नहीं है, कई गांव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट स्टिल आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जो कि डेवलप्ड हो गए हैं, काफी डेवलप हो रहे हैं, इन द डेवलपिंग प्रोसेस में है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑल्टरेशन ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। ऑल्टरेशन होता है बेसिकली चेंज करना, ठीक है, या फिर अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग समथिंग, ऑल्टरिंग समथिंग, ठीक है, कुछ भी ऑल्टरेशन हम मेनली गारमेंट्स में यूज करते हैं कि कुछ अगर कोई कपड़ा फिट नहीं है या फिर उसमें कोई चेंजेस लाने तो ऑल्टरेशन कर दो। तो सिमिलरली ऑल्टरेशन ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर, क्या चेंजेस आए रूरल सोशल स्ट्रक्चर में, तो वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। One way in which rural structure was altered was through enrichment of large and medium farmers of Gujarat and Andhra Pradesh. बोलने का मतलब ये है एनरिचमेंट हुई किसकी, लार्ज और मीडियम फार्मर्स की, बेसिकली इंप्रूवमेंट हुई। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन आई इनके लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश के फार्मर्स की, बिकॉज दे वर डेवलपिंग, दे वर ग्रोइंग। दोज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स who have collected well enough resources from agriculture has invested in other means of business ventures. अब यहां पर बेसिकली जो कि फार्मर्स थे गुजरात एंड आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एनरिचमेंट कैसे हुई उनकी, बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट किया और सेक्टर्स में भी, बिजनेस वेंचर्स खोले, क्योंकि उनकी काफी एक्यूमुलेशन हो गई थी, प्रॉफिट उनको काफी हो रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर से,
तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कहीं और दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट किए। Their investment in other business ventures helped them to be economically more strong as well as politically viable. तो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस वेंचर्स में, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए और पॉलिटिकली भी ज्यादा उनमें रिजिडिटी आ गई, ठीक है, वायबल हो गए। सो दिस फर्दर हेल्प्ड दोज मीडियम और लार्ज फार्मर्स टू राइज डाइवर्सिफिकेशन एंड दे ओपन्ड देयर ओन एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स। तो वो डाइवर्स हुए, अब वो लिमिटेड नहीं थे सिर्फ एग्रीकल्चर तक, डाइवर्सिफिकेशन हुई, ठीक है, एंड उन्होंने और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स खोले एंड दे ग्रोन देयर एम्पायर, ग्रोथ हुई, फाइन। दे वेंट आउट ऑफ देयर विलेजेस टू टाउन्स एंड हैव एक्सेस टू बेटर लाइफस्टाइल। अब वो लोग कुएं के मेंढक नहीं थे कि हाँ जी बस कुएं में ही सीमित है, उसके ही राजा बने हुए, नो, दे वर नाउ गेटिंग एक्सपोजर ऑफ आउटर वर्ल्ड, दैट इज बेटर लाइफस्टाइल इन टाउन्स। तो उन्होंने माइग्रेट किया। सम फार्मर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स टू डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स। देयर आर सम स्टेट्स वेयर देयर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो ये एंटरप्रेन्योर्स थे आंध्र प्रदेश गुजरात के, ये बहुत ही डायनेमिक थे। डायनेमिक मतलब कि दे वर नॉट स्टॉपिंग किया चलो एक बिजनेस खोल दे, एक वेंचर खोल दिया तो वहीं स्टॉप हो गए। दे वर ग्रोइंग, दे वर एक्सप्लोरिंग, वो चलते गए, डायनेमिक थे, एंड इससे उनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई, दे वर गेटिंग प्रॉस्परस। बट कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जहां पर अभी भी स्टिल अंडर डेवलपमेंट थी, वहां के फार्मर्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, these states lack effective land reforms, land measures, new technology। यहां पर अभी भी हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लैंड मेजर्स नहीं थे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही थी। दिस मीन्स दैट देयर हैव बीन फ्यू चेंजेस इन एग्रीगेरियन सेक्टर। मतलब यहां पर बहुत मैसिव चेंजेस नहीं आए, बहुत कम चेंजेस आए हैं एंड इनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ये अंडर डेवलप्ड ही रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की। ऑन कंट्रास्ट टू बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, Kerala is one of the most rapidly transforming state in agrarian sector। केरला में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई। अगर हम बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को कंपेयर करें तो वहां तो बहुत कम हुई, बट केरला वाज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट। यहां पर बहुत जल्दी से रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एग्रीगेरियन सेक्टर की, लोगों ने डेवलप किया। आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहीं पर है। केरला रूरल इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इंटीग्रेट्स, सॉरी इट्स रॉन्ग, इट्स टी हियर, दैट इंटीग्रेट्स सम एग्रीकल्चर। बोलने का मतलब ये है जो केरला की रूरल सोसाइटी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर इंटीग्रेशन है, एग्रीकल्चर के साथ साथ एक वाइड नेटवर्क है रिटेल सेल्स का, सर्विसेज का, एंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पर आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ और भी एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जा रही है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट केरला ने बहुत ही रैपिडली ट्रांसफॉर्म किया है एंड अपना जो एग्रीगेरियन सेक्टर है उसको एनरिच किया, एंड देयरफॉर दे बिकेम मोर प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ लेबर। सर्कुलेशन ऑफ लेबर का मतलब है कि मूवमेंट, ठीक है। So another significant change in rural society is migration of labor। मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, माइग्रेट करना। Farmers और agriculture labor migrated to towns where they need them during Green Revolution, regions such as Punjab। Agriculture labor moves to those regions where there is demand of such labor at high wage। Basically क्या होता है कि जो फार्मर्स थे या एग्रीकल्चर लेबर थी, उन्होंने माइग्रेट किया ऐसे टाउन्स में जहां पर हम बोल सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। किसके टाइम? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। जैसे पंजाब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लेबर मूव्स टू दोज रीजन वेयर देयर इज डिमांड ऑफ सच लेबर एट हाई वेज। मतलब कि हाई वेजेस पे जब उनको रखा जाए तो उन्हीं जगहों में वो लेबर जाएगी, उनकी डिमांड जब राइज होगी, ठीक है, हाई होगी। Labor also migrate to increasing inequalities in their own region, which forced them to search for multiple occupation। और यहाँ पर एक और रीजन ये भी है, कई बार क्या होता है कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है या फिर एक लैंडलॉर्ड है, वो लोकल लेबर को कभी हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल लेबर होती है वो ज्यादा पैसा मांगेगी, ठीक है। एंड अगर बाहर से कोई लेबर आती है, वो इतनी दूर से आए हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, लैंडलॉर्ड है, उनको कम पे करेगा, कम वेजेस देगा, राइट।
तो बेसिकली इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज भी हो रही है, क्योंकि अपने रीजन में उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है, उनको बहुत कम पे किया जाता है, तो वो दूसरे रीजन में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। फाइन। एंड देयरफॉर उनको मल्टीपल ऑक्यूपेशंस का सहारा लेना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दिस कि दे विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। As a livelihood strategy, men migrate in search of work and better wages, while women and children are left with elders. तो जो घर का आदमी होगा, men, he migrates in search of work and better wage, ताकि अपने घर को प्रॉपरली चला सके, उनकी रोजी रोटी को देख सके। एंड जो women होगी और children होंगे, वो बड़ों के साथ, elders के साथ घर पे ही रहते हैं। Now here is a question: how circulation of labor leads to footloose labor? It's footloose. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फूटलूज लेबर। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स हु गो फॉर वर्क टू एरियाज फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, दे गो फ्रॉम ड्रॉट प्रोन एंड लेस प्रोडक्टिव रीजन्स, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड बेसिकली यू सी दैट मैन गो टू मोर प्रॉस्परस एरियाज वेयर दे गेट हायर वेजेस एंड वर्क, तो उसको ही हम बोलते हैं फूटलूज लेबर। सो आंसर में लिखा है वेल्दी फार्मर्स ऑफन एक्सप्लॉइट माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वेल्दी फार्मर्स, वो एक्सप्लॉइट करते थे माइग्रेंट वर्कर्स को, राइट। सो माइग्रेंट वर्कर्स केम फ्रॉम ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड लेस प्रोडक्टिव रीजन्स एंड दे गो टू पंजाब, हरियाणा एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स सच एज न्यू दिल्ली एंड बेंगलोर। तो जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो वो काम ढूंढने के लिए, एंड बेसिकली वो लोग उन एरिया से आते हैं जहां पर फेमाइंस आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, बंजर जमीन है, प्रोडक्टिव रीजन नहीं है, राइट। और वो ऐसे रीजन में जाएंगे जहां पर उनको काम मिलता है, लाइक पंजाब, हरियाणा, जहां पर फर्टाइल सॉइल है, बहुत बड़े बड़े लैंड्स है, और जो बड़े वेल्दी फार्मर्स है उनको जॉब देंगे, उनको डेली वेजेस के ऊपर रखेंगे। एंड कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते थे दिल्ली और बैंगलोर में। तो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको वो रिक्रूट करते हैं, डेली वेजेस पे रखते हैं। दीज आर टर्म्ड एज फूटलूज लेबर बाय जैन ब्रेमन, ठीक है। तो बेसिकली जैन ब्रेमन ने इनको फूटलूज लेबर बोला है, बट इट डज नॉट मीन फ्रीडम। इंस्टेड दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ से आपको फूटलूज से ये मतलब नहीं है कि उनको फ्रीडम मिल रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उनको और स्ट्रगल करना है अपने राइट्स को एक्सेस करने के लिए। उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलती है, एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड एवरी टाइम, एंड इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। द इफेक्ट्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लेबर इज बोथ द रिसीविंग एंड सप्लाइंग रीजन। In regions where male members migrate, their females took the command and do the cultivation. So basically जब मेल मेंबर्स माइग्रेट करते हैं काम के लिए, जो फीमेल्स होती है वो थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको लुक ओवर करती है एंड घर पे हाउस होल्ड वर्क को संभालती है। Women emerging as main source of agricultural labor leading to feminization of agriculture. अब आप देखते हैं कि जो women है वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर मूव कर रही है, एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि ओनली मेन आर लिमिटेड। सो women आर ऑल्सो गोइंग इन द फील्ड्स वर्किंग, एंड एक हेल्प होती है उससे। हम देख सकते हैं कि women का भी एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो देयरफॉर इट इज लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देयरफॉर इट इज women empowerment. Women is not limited over to household works. She should go out from that four walls and work in outer world. Like जो men कर सकता है, similar women भी कर सकती है. So therefore it leads to women empowerment and feminization of agriculture. Women earn lower wages than men, so we can say that social inequality overlaps income inequality even here. Gender discrimination. So basically आप देखते हैं कि जो women है उनको कम wages दी जाती है। अभी हमारी सोसाइटी वो कंसिडर करती है कि women are not that much capable, not strong as compared to men. So उनको कम wages दो, they can only work as helpers, not as a main worker. So इसलिए उनको कम दिया जाता है, and which should not be actually. यहाँ पर gender discrimination हम देख सकते हैं। Prevailing patrilineal kinship systems and other practices excludes women for land ownership. And आप देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो patriarchal सोसाइटी है, and उसमें patrilineal kinship चलती है। That means जो land है वो जनरेशन टू जनरेशन सन को पास आउट होती है, ना कि एक गर्ल चाइल्ड को, राइट। सो उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो women का हिस्सा हमेशा एक्सक्लूड कर दिया जाता है लैंड ओनरशिप से, एंड विच लीड्स टू अगेन अ सोशल इनइक्वालिटी। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन रूरल सोसाइटी। मीन्स क्या क्या इफेक्ट्स थे
ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के रूरल सोसाइटी के ऊपर। इन लेट 80s एंड 90s ग्लोबलाइजेशन केम टू इंडिया। आप देखते हैं कि 80s और 90s के बीच में ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में। This led to competition of Indian farmers with foreign ones, which later was resolved by the policy of protectionism. So basically एक अब कंपटीशन आ चुका था बिटवीन इंडियन फार्मर्स विद द फॉरेन वंस, एंड यहाँ पर आप देखते हैं कि वो बाद में रिजॉल्व भी कर दिया गया था बाय द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। नाउ योर वर्क इज टू टेल मी व्हाट इज पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन द कमेंट सेक्शन, right? The WTO, an organization for rules of trade all over the world, had set up rules regarding prices, wages and trades. WTO है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रूल्स बनाए ट्रेड के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ये रूल्स थे बेसिकली रिगार्डिंग प्राइजेस, वेजेस एंड ट्रेड्स, ताकि किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक फेयर मीन्स में सारी जो प्रैक्टिसेस है ट्रेड की वो कैरी फॉरवर्ड हो। A new concept of contract farming was introduced in rural areas, और इसी के चलते आप देखते हैं कि नया कॉन्सेप्ट आया है उस टाइम। कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये रूरल एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ लेट्स सी क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। द MNCs go to different villages such as of Punjab and Haryana because of their highly fertile soil and provides them with seeds and fertilizers of important crops, tomatoes, flowers, potatoes because of their fame. सो बेसिकली क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाती है एंड उनको बताती है फार्मर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि उनको क्या क्या चाहिए। अब जो MNC होती है वो डिमांड करती है लाइक क्रॉप्स, पोटैटोज, टमेटोज, फ्लावर्स, राइट? एंड MNCs क्या करती है उसके बाद कि जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उनको सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स देती है, एंड उनको बताती है कि कैसे इसको यूज करना है। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ताकि वो इसको एडिक्वेटली यूज करे एंड इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो लैंड में, और लैंड डिग्रेड ना हो, प्रॉपरली क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो और मैसिव प्रोडक्शन हो, मास प्रोडक्शन अच्छे से हो, एंड जो क्रॉप का साइज होता है टमेटो का, पोटैटो का, या फिर जैसे वो उसको ग्रो करना है, किस तरीके से करना है, वो एवरीथिंग दीज MNCs टेल द फार्मर्स. In return, the farmer becomes more assured of produce and market for sale. The company purchases the produce at fixed price. Now here farmer becomes more assured of produce and market for sale. अब उसको ये रहता है कि नहीं, अब मेरी जो फसल है वो कोई ना कोई प्रॉपरली किसी के हैंड में जाएगी और मुझे पेमेंट मिल जाएगी, एंड प्राइस पहले फिक्स हो जाता है एंड उसको वो उतना रेट मिल जाता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फार्मर है वो बहुत अच्छे से काम को कैरी फॉरवर्ड करेगा। The products were only produced for the MNCs, either sold or made into sauces and jams. So यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फार्मर के द्वारा, तो ये MNC के लिए ही है सिर्फ, एंड इससे वो लोग या तो सॉसेस बनाते हैं, जैम्स, एंड मैनी मैनी थिंग्स। छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे पेप्सिको या फिर मैकडी, उसमें आप फिंगर फ्राइज लेते हैं, सो वो सारा काम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर चलता है। दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल द फार्मर्स एंड उनसे वो पोटेटोज लेते हैं, एंड उसके बाद पोटैटोज को वो प्रोसेस करके बिल्कुल उसे फिंगर फ्राइज बनती है, वैसे टमेटोज का केचप बनता है, तो इस तरीके से काम आगे चलता है। However, it seems to provide financial security to farmer, but it did not involve greater insecurity. हमें लगता है कि फार्मर को इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है एंड इससे फार्मर प्रॉस्परस होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके हम बोल सकते हैं कि इनसिक्योरिटीज भी है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स, बट इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर they have nothing to fall back as government is not included. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सपोज कुछ भी ऐसी कंडीशन हो, लाइक बारिश नहीं हुई, ड्रॉट आ गया, फिर माइन आ गया, तो उसकी वजह से अगर क्रॉप फेलियर हो जाए, क्रॉप्स की ग्रोथ ना हो, एंड उससे क्या होगा कि फार्मर को बहुत बड़ा लॉस होगा। और अब यहाँ पर कोई भी फार्मर के पास एक बैकअप नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड नहीं है। यहाँ सीधा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, एंड द फार्मर। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। सो गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन और एनी टाइप ऑफ हेल्प जिससे फार्मर को थोड़ा फायदा हो। सेकेंडली, इट इंक्रीजेज इनसिक्योरिटी अमंग फार्मर्स। इफ सीड्स आर एक्सपेंसिव देन ऑल्सो दे हैव टू बाय देम। सेकेंडली क्या होता है कि एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि सपोज करिए सीड्स बहुत महंगे होंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि MNC हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करती है, वो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आपको बताएगी कि क्या क्या कैसे ग्रो करना है, बट एंड ऑफ द डे
जो भी उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो अपने हैंड पे ही फार्मर को खरीदनी पड़ती है। तो वो भी सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता रहती है एक फार्मर की, क्या सीड्स रहेंगे, क्या वो एक्सपेंसिव होंगे, क्या फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, पेस्टिसाइड्स, सो मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ड्यू टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक फार्मर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करेगा लैंड के ऊपर तो वो लैंड होगी वो काफी टाइम तक हम बोलते हैं कि फर्टाइल नहीं रह सकती है। 2 या 3 ईयर्स तक आप चलो यूज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट दैट लैंड विल गेट स्टार्ट डिग्रेडिंग। उसकी जो क्वालिटी है लैंड की, फर्टिलिटी है, वो डिग्रेड हो जाएगी। एंड उससे क्या होगा कि बाद में जो फार्मर है उस लैंड पे प्रॉपरली कोई कुछ भी चीज अच्छी वाली उगा नहीं सकता है, राइट। प्रोडक्ट विल नॉट बी बॉट बाय कंपनी इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क। वेरी ट्रू। आपको मैं एग्जांपल दूं, एक बार क्या हुआ था कि एक रीजन में एक एमएनसी ने कांटेक्ट किया बहुत सारे फार्मर्स के साथ कि आपने हमें पोटैटोज देने हैं और टमेटोज देने हैं। पोटैटोज बनेंगे फिंगर फ्राइज के लिए और टमेटोज बनेंगे केचप के लिए। सब कुछ अच्छे से किया फार्मर्स ने, हार्वेस्टिंग होगी। जब एमएनसीज को देने की बारी आई तो एमएनसीज ने वो पोटैटोज और टमेटोज को रिजेक्ट कर दिया। किस बिहाफ पे रिजेक्ट किया कि जो टमेटोज हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के नहीं, उनका साइज छोटा है और उससे उनका केचप ठीक ढंग से नहीं बन सकता। सिमिलर विद पोटैटो, जो आलू है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, जो फिंगर फ्राइज है उसका साइज बड़ा होता है, तो पोटैटो का साइज भी बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से उसमें कमियां निकाली। देयरफॉर उन्होंने जब ये चीज बोली तो फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि एमएनसी ने खरीदा ही नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। जो फार्मर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो एमएनसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाती है, कुछ भी ये चीजें होती है, सो ये बहुत ही हैफहैजर्ड मैनर में और बहुत ही जल्दी में करवाती है कुछ एमएनसीज। तो यहाँ पर ये चीज भी देखनी बहुत जरूरी है कि जो एमएनसी है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या उन्होंने पहले ये चीज मेंशन की है उसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर बिफोर हैंड। ये बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक फार्मर के लिए। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है सपोर्ट प्राइस। दे आर द प्राइजेस एट विच गवर्नमेंट एग्रीज टू बाय एग्रीकल्चरल कमोडिटी। बोलने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट प्राइस होता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स करती है एक पर्टिकुलर रेट बाय विच दे बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर। ठीक है, मान लो कुछ फार्मर है, उन्होंने कोई भी क्रॉप ग्रो की एंड उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट को सेल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्राइस देगी एंड उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस फार्मर को, एंड फिर उसी प्राइस में फार्मर गवर्नमेंट को बेचता है। So basically the government usually offers support price to farmers for selling their agricultural produce, आप बोल सकते हैं, and basically it saves the farmers from getting exploited and offers them adequate consideration. Basically यहाँ पर जो फार्मर होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि क्रॉप खरीद रहा है फार्मर से बहुत ही लो रेट में, तो यहाँ पर फार्मर का नुकसान है। तो इसीलिए सपोर्ट प्राइस रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक प्रॉपर फिक्स्ड प्राइस होगा एंड उसमें ही फार्मर से क्रॉप ली जाएगी। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फार्मर्स सुसाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड सुनिएगा क्योंकि इसमें से हमेशा 4 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पड़ता है। द नंबर ऑफ फार्मर्स सुसाइड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू चेंजेस इन स्ट्रक्चरल एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, changed patterns of land holdings, globalization and hence increasing competition. Basically देखा जाए जो फार्मर सुसाइड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि एक चेंज आया है एग्रीकल्चरल सेटअप में, स्ट्रक्चरल चेंज आप बोल सकते हो इसको, या फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज चेंज हुई, पैटर्न्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स में चेंज आया, ग्लोबलाइजेशन हुई, राइट। एंड इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। जब ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उसको बहुत लॉस होता है। ये हम मेनली देखते हैं उन फार्मर्स के साथ जो कि बहुत ही पुअर है, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती है एंड वो डेप्थ ट्रैप में डूबते रहते हैं। तो एट द एंड उनके पास कोई चारा नहीं बचता तो वो सुसाइड कर लेते हैं, विच इज टोटली वेरी रॉन्ग। एंड यहाँ पर जो प्रॉस्परस फार्मर्स है जो कि बहुत रिच है वो यहाँ पर उन फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई सुसाइड। सो बेसिकली मेनली ड्यू टू ड्रॉट, क्रॉप फेलियर या फिर डेप्थ। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, क्रॉप फेलियर मतलब कि जब क्रॉप
फेल हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो बारिश नहीं हुई है, या फिर कोई जंगली जानवर ने पूरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया, या फिर कोई भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है, ठीक है। डेब्ट मतलब कि कर्ज में डूब जाना, तो ये कुछ फैक्टर्स है या फिर रीजंस है जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड करते हैं। Suicides have become matrix events, meaning events occurring at large number and involve a number of factors to term as matrix। यहाँ पर ये वर्ड मैट्रिक्स इसलिए यूज किया है क्योंकि जो फार्मर है दे आर अनेबल टू बियर द बर्डन ऑफ डेब्ट, क्रॉप फेलियर हो जाती है, एंड इसी की वजह से जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो इवेंट्स दे आर ऑकरिंग एट लार्ज नंबर, जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे ये चीज़ें हो रही है, सो ये एक मैट्रिक्स इवेंट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सुसाइड। सुसाइड एक अब मैट्रिक्स इवेंट बन चुका है क्योंकि ये कोई एक फार्मर नहीं कर रहा है या दो फार्मर, इट्स हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ फार्मर्स एंड स्पेशली विद पुअर फार्मर्स। Many farmers who have committed suicide are the ones performing green revolution techniques which involves several risks rather than profit। ये बेसिकली वो फार्मर है जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया और उसमें ज्यादा रिस्क था rather than any profit, एंड जब लास्ट में वो फेल हो गए, उनकी कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं मिला, तो हम देख सकते हैं कि वो फार्मर सुसाइड कर रहा है। मार्केट्स आर अनस्टेबल। Farmers do not get money for their produce for which they have taken loans, and crop failure makes them vulnerable to pay those heavy loans. So they get trapped in debt trap, a situation in which it is difficult to repay। अब क्या होता है कि किसी चीज के लिए हमने लोन लिया और बाद में हमें पता चलता है कि जिस चीज के लिए हमने लोन लिया उससे मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ देखते कि फार्मर्स डू नॉट गेट मनी फॉर देयर प्रोड्यूस, जिन्होंने प्रोड्यूस किया था उसके लिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है और अब उन्हें लोन भी रीपे करना है, तो वो यहाँ पर बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। और साइड बाय साइड क्या होता है कि जो क्रॉप है वो भी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर जब एक वो डेप्थ ट्रैप में फंस चुके हैं तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और भी फैक्टर्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट प्राइस बाय गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मर्स, तो वो अगर विड्रॉ कर दे गवर्नमेंट सब्सिडीज को, सपोर्ट प्राइस को, ठीक है, तो वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं एक फैक्टर है सुसाइड के लिए। एंड उसके बाद क्या होता है कि नाउ दे हैव टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज लीडिंग टू डेब्ट ट्रैप व्हेन दे आर अनेबल टू पे द मनी एट टाइम्स दे कमिट सुसाइड। और जब उनको गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती तो वो बोरो करते हैं लोन अदर सोर्सेज से, जैसे कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स से, और वहां पर वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रॉप फेलियर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब क्रॉप फेल हो जाए, लाइक नेचुरल या फिर मैनुअल फेलियर, ड्रॉट, हैवी रेन, पेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, इनकी वजह से, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा लॉस रहता है। एंड जैसे लास्ट मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल डिपेंडेंसी ऑन द मार्केट, व्हेन देयर इज अ क्रॉप फेलियर दे हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन इनसिक्योरिटी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फार्मर सुसाइड के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ सही ढंग से चल रहा है तो कभी सुसाइड की नौबत आती ही नहीं है। बट जब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्सिडीज रिमूव की जा रही है, सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा रहा है, एंड वो लोग डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं, जब वो लोग लोन ले रहे हैं अदर सोर्सेज लाइक जमींदार या फिर लैंड ओनर से, और उसके बाद क्रॉप फेलियर हो रही है और टोटल वो डिपेंडेंट हो जाते हैं मार्केट के ऊपर। सो देयरफॉर दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड ऑफ फार्मर्स, एंड इसी रीजंस की वजह से फार्मर सुसाइड हो रहे हैं। एंड यहाँ पर कौन से फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल। सो देयरफॉर आपको ये सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, वहां सारे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर अदर स्टफ एंड information you can also follow me on my Twitter. So therefore keep watching my videos, share them as much as you can. Do not forget to subscribe Passion Studies. So thank you so much and all the best.